ओके गाइस, वेलकम बैक। हमारे पास वी आर ऑन चैप्टर 1 यूनिट 1 ऑफ एएस लेवल 9609 हमारे पास। एंड अकॉर्डिंग टू द चेक लिस्ट वी आर डन विथ लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मल्टानेशनल को कंप्लीट कर लिया था। हमारे पास वी हैव अ चैप्टर दैट इज़ नोन एज बिजनेस स्ट्रक्चर, और बिजनेस स्ट्रक्चर के जो चैप्टर है हमारे पास ये लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल और मल्टानेशनल, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू थिंग। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है, और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू चेक लिस्ट, तो चेक लिस्ट के अंदर अकॉर्डिंग हमारे पास जो चैप्टर 2 है दैट इज़ अबाउट रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये सब कुछ है हमारे पास। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आज की क्लास के अंदर। हमारे पास ये एंटरप्रेन्योर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, कौन होता है हमारे पास। तो आइए लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर एंड द क्वालिटीज ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योर हमारे पास है कौन, एंटरप्रेन्योर, और फिर उसकी हमारे पास क्या क्वालिटीज़ होती हैं ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसके बाद हमारे पास एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो एज वी नो कि एंटरप्रेन्योर कौन है हमारे पास, हमें पता है एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कि रिस्क लेता है, हमारे पास रिसोर्सेज को कंबाइन करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, और उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट करता है। सो इट्स अ बेसिक थिंग। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लेता है और आपके पास सवाल आ सकता है दैट इज डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर फॉर 2 मार्क्स। तो आप एंटरप्रेन्योर जो 2 मार्क्स का आपके पास है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है हमारे पास। आप डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु combines the factors of production and takes a financial risk to start and to manage the business। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सर की टर्म्स क्या हैं एंड व्हाट इज़ एन इंपॉर्टेंस ऑफ द की टर्म। हम ज़रा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखते हैं कंटेंट के साथ साथ। देखो, जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं ना 2 मार्क्स के जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपसे एग्जामिनर डिफाइन करने के लिए कह रहा है, आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है, तो वहाँ पे कीवर्ड्स का और की टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके पास कॉन्सेप्ट पूरा है लेकिन यू आर नॉट यूजिंग द की टर्म्स, तो इसका मतलब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज है, और एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं और आपको 1 मार्क दे सकते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि की टर्म्स क्या है। अब यही डेफिनेशन अगर मैं लिखता कि entrepreneur is an individual who combines the resources and takes a risk to start and to manage the business, डेफिनेशन सही है, लेकिन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग शो हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ की टर्म्स। तो की टर्म्स हमारे पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिसोर्सेज भी है हमारे पास, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एप्रोप्रिएट, इज मोर एक्यूरेट, कि ये रिसोर्सेज हैं, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज होता है जो कि एक इंडिविजुअल कंबाइन करता है एंड टेक्स अ फाइनेंशियल रिस्क। अब रिस्क भी है, कोई भी रिस्क ले ले, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क इज द मोर एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी, कि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त वो फाइनेंशियल रिस्क ले रहा है, मतलब वो अपने जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको रिस्क पे लगा रहा है। वरना तो रिस्क का मतलब ये है कि भाई एक बंदा जो है वो रिस्क ले ले, कोई भी डिफरेंट टाइप का जान का रिस्क ले ले, तो वो क्या एंटरप्रेन्योर होगा? नहीं। अ पर्सन हु टेक्स अ फाइनेंशियल रिस्क विल बी क्लासिफाइड एंड विल बी नोन एज एन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे आपके पास ये पर्टिकुलर की टर्म्स भी हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आप बड़ा ज़रूरी है इसको समझना। तो अब यहाँ पे आपने एंटरप्रेन्योर को क्या कर दिया, डिफाइन। अब यहाँ पे आपके पास है क्वालिटीज़। अब मैं यहाँ पे क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करूँगा एंड आई वांट यू गाइस टू हैव योर नोटबुक, ताकि आप उसके अंदर पॉइंट्स को लिख सकें, क्योंकि डिक्टेशन वाला काम है, समझने वाला काम है, डिस्कशन वाला काम है। तो आई वांट यू गाइस कि आप जो है वो पॉइंट्स अपने पास लिखते रहें। अगर आपके पास नोटबुक है तो उसके अंदर नोट डाउन करते रहें अलॉन्ग, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वालिटीज़ आपके पास किसकी, क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर।
अब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है कि ये वो सारी क्वालिटीज होंगी जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। इफ एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल, तो उसके पास ये सारी क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एंड दीज क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश अ नॉर्मल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो आपके पास पास पेपर में सवाल भी ऐसा आता है कि ये जो पर्टिकुलर क्वालिटी ये कैसे लीड करेगी सक्सेस की तरफ। तो आपको यहाँ पे फिर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाँ, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को बनाएंगी और उसको सक्सेस की तरफ लीड करके जाएंगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दी लिंक विद द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एज वेल। अब सर, क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या है? नंबर वन, आपके पास जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब सर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब क्या है? क्या हर वक्त रिस्क लेता रहे या हर पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को अवेल करे? नो। रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब है कि जब भी किसी एंटरप्रेन्योर के पास या किसी इंडिविजुअल के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे बाय टेकिंग द मेजर्ड रिस्क। ऐसा नहीं है हमारे पास कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको उठा के वो क्या कर ले, अवेल कर ले। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी पर्टिकुलर ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर सक्सेस का रेशियो ज़्यादा है, जिसके अंदर रिस्क कम है हमारे पास। सो यू नीड टू टेक अ मेजर्ड रिस्क। ऐसा ना हो कि अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी आए और वो रिस्क लेने से डरे कि नहीं यार, लॉस हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो ही विल नॉट बी नोन एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर अपॉर्चुनिटी है, मेजर रिस्क है, उसे रिस्क लेना चाहिए, तो उसे रिस्क लेना चाहिए वहाँ पे। अगर वो रिस्क नहीं लेता तो नाउ ही विल नॉट बी नोन एज एन एंटरप्रेन्योर। तो नंबर वन, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। बच्चे कहते हैं इनोवेशन होनी चाहिए, सब कुछ है। भाई वो बात की चीज़ है, जब तक वो रिस्क लेगा ही नहीं तब तक उसे पता कैसे चलेगा? अब एग्जाम्पल लेते हैं, इरफान खान की एक मूवी है, उसका एक डायलॉग है, वो समझा रहा होता है। उसके अंदर वो कह रहा होता है कि मेरे एक दोस्त ने गाड़ी खरीदी, और वो कह रहा है कि गाड़ी मैं रोड पे तब निकालूंगा जिस दिन सारे सिग्नल ग्रीन होंगे, मुझे कहीं रुकना नहीं पड़ेगा तब। तो उसने कहा कि उसको पता कैसे चलेगा? जब तक वो गाड़ी रोड पे निकालेगा ही नहीं, उसे पता कैसे चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? तो यू नीड टू टेक अ रिस्क इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस एज वेल। तो जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप मेजर रिस्क लेके उसको वेलकम करें और टर्न कर दें उस अपॉर्चुनिटी को इन अ पर्टिकुलर बेनिफिट। सो दैट इज नोन एज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, नंबर वन। नंबर टू, एबिलिटी टू बाउंस बैक। सर, इसका मतलब क्या है? जरूरी है कि 100% वॉट एवर द अपॉर्चुनिटी इज विल टर्न इन टू सक्सेस? नो, देर इज अ चांस ऑफ फेलियर, देर इज अ चांस ऑफ सक्सेस। तो इन केस अगर सेटबैक्स आते हैं, इन केस अगर फेलियर्स आते हैं, तो एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉट सेट बैक, ही नीड टू रीस्टार्ट। उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। तो एबिलिटी टू बाउंस बैक का मतलब ये है कि वहाँ पे अगर इन केस ऑफ फेलियर्स एंड सेटबैक्स, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज नॉट गोइंग टू सिट बैक, ही इज गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू प्लान, ही इज गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू स्ट्रैटेजी, ही इज गोइंग टू आइडेंटिफाई कि क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या इश्यूज हुए, जिसको वो रिजॉल्व करेगा, एंड ही इज गोइंग टू स्टार्ट अगेन। तो एबिलिटी टू बाउंस बैक का मतलब है कि इन द केस ऑफ फेलियर, इन द केस ऑफ सेट बैक्स, आपने रिस्क लिया, तो अगर आप फेल हो गए तो यू नीड टू स्टार्ट अगेन। नाउ यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल, क्योंकि एक ना एक दिन वो चीज़ चलेगी। वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ द इलॉन मस्क। स्पेस एक्स के रिलेटेड क्या था? फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग फेल हो गई इलॉन मस्क की, स्पेस एक्स की। सेकेंड टाइम उसकी लॉन्चिंग फेल हो गई। थर्ड टाइम ही एक्वायर्ड अ लोन फ्रॉम द बैंक इन ऑर्डर टू पे द रेंट, क्योंकि सारी चीज़ें वो दाव पे लगा चुका था। एंड ही टूक अ रिस्क ऑफ थर्ड टाइम लॉन्चिंग। लेकिन इन द केस क्या हुआ? वो सक्सेसफुल हो गया। अगर उसके पास ये एबिलिटी टू बाउंस बैक नहीं होती तो क्या स्पेस एक्स आज एग्जिस्ट करता? क्या इलॉन मस्क की वेल्थ होती इतनी? नहीं। तो यू नीड टू हैव अ एबिलिटी टू बाउंस बैक इन द केस ऑफ सेटबैक्स एंड फेलियर्स। आपके पास एबिलिटी हो कि आप दोबारा से स्टार्ट करें, लेकिन द थिंग इज, अगर आपने वही स्ट्रैटजी और वही प्लान यूज़ किया जिसमें पहली टाइम आपको फेलियर मिला था, तो नाउ इट्स अ चॉइस कि आप यहाँ पे विजडम या होशियारी से या समझदारी से काम नहीं ले रहे। यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी, यू नीड टू चेंज द प्लान, बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग डिडंट वर्क। तो जब भी आपके पास कोई चीज़ सक्सेस नहीं होती तो आप अपना ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं करते, आप उसकी स्ट्रैटेजी चेंज करते हो। अगर आपको एक्सपेंशन नहीं मिल रही फ्रेंचाइजिंग के थ्रू लोकल मार्केट के अंदर, तो नाउ यू आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो हमेशा स्ट्रैटेजी चेंज होती है, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी मल्टी स्किल।
मल्टी स्किल का मतलब क्या है? एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव वैरायटी ऑफ स्किल्स। क्या रीज़न है? 2 रीज़न है। नंबर 1, इनिशियल स्टेज पे ही इज़ गोइंग टू बी ऑल अलोन। कस्टमर को डील करना, अकाउंटिंग देखना, सेल्स देखना, परचेज़ेज़ देखना, व्हाटएवर द डिफरेंट फंक्शंस आर। तो मल्टी स्किल का मतलब है कि अगर उसके पास वैरायटी ऑफ स्किल्स होंगी, तो ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। तो इनिशियल स्टेज पे तो उसके साथ कोई भी नहीं है। ऑल द डिसीजंस, ऑल द फंक्शंस विल बी मैनेज्ड बाय हिम। तो उसके पास अगर स्किल्स नहीं होगी, तो हाउ इज़ गोइंग टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस? एंड व्हेन द बिज़नेस ग्रोस, जब उसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे सबको, तो सबको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए इसके पास स्किल्स होनी चाहिए। एंड सबको मॉनिटर करने के लिए, सबकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए इसके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी मल्टी स्किल, उसके पास वैरायटी ऑफ स्किल्स होनी चाहिए, सो दैट ही कैन मॉनिटर एंड रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंटेंट है, वो सारे अकाउंटिंग करता है, सारे रिकॉर्ड कीपिंग और फाइनेंसिस को देख रहा है, लेकिन अगर मेरे पास अकाउंटिंग स्किल्स नहीं है, तो वो तो मुझे बेवकूफ़ बना सकता है। अगर उसको कोई मसला होता है, तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हिम द गाइडेंस, लेकिन अगर मेरे पास ही स्किल्स नहीं होंगी, तो मैं कैसे उसको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा? तो एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी मल्टी स्किल, उसके पास वैरायटी ऑफ स्किल्स होनी चाहिए, सो दैट ही कैन मॉनिटर एंड रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़। एंड प्लस इनिशियल स्टेज पे ही नीड्स टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस बाय हिमसेल्फ। तो ही मस्ट हैव द मल्टी वैरायटी ऑफ स्किल्स। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द लीडरशिप स्किल्स। असल लीडर कौन होता है? बॉस कौन होता है? बॉस पासेस ऑर्डर्स एंड कमांड्स। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इट्स एन इफेक्टिव? नो, इतना इफेक्टिव नहीं है। लीडर क्या करता है? लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। लीडर सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर द अदर्स टू फॉलो। लीडर्स लीड फ्रॉम द एक्शंस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर फॉर एग्जाम्पल वर्कशॉप्स हैं, काम ज़्यादा है, सब कुछ है, तो आई नीड टू पुट एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स इन माई वर्क। मुझे ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा रुकना पड़ेगा, लंबा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक बैठना पड़ेगा, लेट नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ेंगी। अब मेरा बिजनेस है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ भी मेरे साथ रुकें, मेरे साथ वो काम करें, तो आई नीड टू स्टे विद देम। और जब वो देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर मालिक खुद रुक रहा है, तो नाउ ही दे आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड एंड दे आर गोइंग टू बी मोटिवेटेड एंड दे विल बी इनकरेज टू स्टे लॉन्गर। तो लीडर जो होता है, वो हमेशा लीड करता है बाय एन एग्जाम्पल्स। ही लीड्स बाय एन एग्जाम्पल्स एंड ही इज़ द रोल मॉडल। तो अगर उसके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं होंगी, तो हाउ ही इज़ गोइंग टू मोटिवेट, इनकरेज, इन्फ्लुएंस अदर्स टू फॉलो? तो अगर आपको चाहिए कि वर्कर्स आपके साथ काम करें, वो आपके साथ पार्टिसिपेट करें, तो यू नीड टू हैव लीडरशिप स्किल्स एंड यू नीड टू लीड देम विद द एक्शंस एंड एग्जाम्पल्स। तो लीडरशिप स्किल्स के लिए ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन इज लाइक द हार्ड वर्किंग। ठीक है, मोटिवेटेड है, बिजनेस जो है उसके रिलेटेड मोटिवेटेड है, टास्क के रिलेटेड मोटिवेटेड है, प्रोजेक्ट जो है उसके रिलेटेड मोटिवेटेड है। तो इट्स अ काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग। अब अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेज पे जब बिजनेस सेट कर रहे होते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत स्ट्रगलिंग फेस होता है, सर्वाइवल स्टेज होता है। तो ही सेल्फ मोटिवेटेड कि नहीं, आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू पुट मोर एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो ही इज़ मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि ही इज़ अलोन। नो वन इज़ गोइंग टू पैड, नो वन इज़ गोइंग टू पुश, बिकॉज ही इज़ अलोन। तो ही नीड टू हैव अ सेल्फ मोटिवेशन कि हाँ, मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ गोइंग टू वर्क। और अगर ये चीज़ फेल हो जाती है, तो वो दोबारा से अगर सेल्फ मोटिवेटेड होगा, तो ही इज़ गोइंग टू रीस्टार्ट एंड ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट अगेन। तो हमारे पास जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो वी हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वी हैव एबिलिटी टू बाउंस बैक, मल्टी स्किल, लीडरशिप स्किल्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर एबिलिटीज़ भी हैं। मतलब विजनरी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए विजन के अंदर कि हाँ, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अचीव, दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग, दिस इज़ आवर मिशन, दिस इज़ आवर विजन। तो उसके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर कहा जाता है कि वो डिसाइसिव भी होना चाहिए। डिसाइसिव का मतलब डिसीजन मेकर होना चाहिए। डिसीजन मेकर का मतलब ये है कि जब भी कोई डिसीजन ले ले, उसके अंदर क्लैरिटी हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो उसके पास। मतलब भटके नहीं, क्लैरिटी हो, कभी किसी ने कुछ बोला तो कुछ कर लिया, किसी ने कुछ बोला तो फोकस्ड होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हमारे पास जो लीडर होना चाहिए, वो सॉरी एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए।
पॉजिटिव माइंडसेट। कुछ होते हैं ना नेगेटिव माइंडसेट, लेकिन वो पॉजिटिव माइंडसेट है कि हाँ दिस थिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू वर्क। तो ऑप्टिमिज्म इज लाइक पॉजिटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी के अंदर कहते हैं, ये पढ़ाया जाता है ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक। एक ग्लास है, उसके अंदर पानी हाफ फुल है, हाफ ग्लास, आधा ग्लास पानी है। तो जो ऑप्टिमिस्टिक होंगे वो कहेंगे दैट द ग्लास इज हाफ फुल, और जो पेसिमिस्ट नेगेटिव माइंडसेट का है वो बोले आधा ग्लास पानी आधा खाली है। तो एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके पास, एंड ही इज़ अ कॉन्फिडेंट, ही मस्ट बी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू वर्क। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं दैट मेक्स एन इंडिविजुअल अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और लास्ट वन हमारे पास है दैट इज नोन एज इनोवेशन। An entrepreneur must have innovation and he must come up with the innovative creative ideas. घिसा पिटा प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी तो ऐसा कोई डिमांड नहीं होगी, बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं। तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं दे कम अप विद द न्यू आइडियाज़ टू फिल द मार्केट गैप्स, कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, कंज्यूमर की डिमांड है लेकिन ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। तो इस टाइप के अगर वो प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा तो ही कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ही कैन चार्ज द हायर सेलिंग प्राइस बिकॉज द प्रोडक्ट इज इनोवेटिव, द प्रोडक्ट हैज़ द न्यू आइडिया। तो हमारे पास यहाँ पे इनोवेशन इज़ वन ऑफ द क्वालिटी के ही कम्स अप विद द न्यू आइडियाज़। हम शार्क टैंक्स के अंदर देखते हैं कितने एंटरप्रेन्योर होते हैं, कैसे कैसे यूनिक आइडियाज़ के साथ आते हैं। और जब वो यूनिक आइडियाज़ के साथ आते हैं तो दे गेट दी प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होते हैं, दे चार्ज a higher selling price because the product is innovative. So these are the qualities that lead to the success of a business, and these qualities or attributes make the entrepreneur a successful entrepreneur. So these are the qualities and characteristics of a successful entrepreneur. आ जाएं आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसके बाद क्या है, हमारे पास इसके बाद है हमारे पास छोटा सा टॉपिक है ये भी, बैरियर्स टू entrepreneurship, या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब ऐसे तो नहीं होता कि हमारे पास के एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहे होते हैं बिजनेस और सारी चीज़ें स्मूथली हो रही हैं। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे हिंड्रेंसेस होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योर फेस कर रहे होते हैं व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो वी आर गोइंग टू लिस्ट डाउन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स, और इसके रिलेटेड सवाल आ भी सकता है आपके पास। इन द एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस की क्वालिटीज़ और इसके बारे में सवाल कैसे आ सकता है। तो आज हम पहले तो बैरियर्स को डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। नंबर वन सबसे पहले हमारे पास है दैट इज लैक ऑफ कैपिटल, या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल बैरियर्स। अब से लैक ऑफ कैपिटल या फाइनेंशियल बैरियर्स क्या हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं यूजुअली ये स्टार्ट करते हैं बिजनेस अपनी पर्सनल सेविंग से, जो कि लिमिटेड इन अमाउंट होती हैं। आपने देखा है कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं एंड दे कीप असाइड एंड दे कीप कलेक्टिंग, और दे कीप कीपिंग असाइड द सम अमाउंट ऑफ मनी, पैसे जमा करते रहते हैं, एंड आफ्टर रेजिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। लेकिन वो जो सेविंग्स है वो लिमिटेड है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके अंदर यू नीड फाइनेंस बट द सेविंग्स आर लिमिटेड। तो नंबर वन ये। दूसरा, डू नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ बैंक लोन। ये बैंक लोन के क्राइटेरिया को भी मीट नहीं कर रहे होते। अगर ये एंटरप्रेन्योर्स बैंक के पास जाते हैं तो बैंक इनके लोन को रिजेक्ट कर देता है। क्यों रिजेक्ट कर देता है? नंबर वन, शायद इनका जो बिजनेस प्लान है और ये जो बिजनेस प्लान लेके गए हैं टू द बैंक, बैंक को ट्रस्ट नहीं आ रहा, बैंक को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं लग रहा। बैंक कह रहा है कि नहीं दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, तो हमें रिस्क पे लग रहा है अगर हम आपको लोन पे देंगे तो आप शायद रीपे करने में फेल हो जाओ। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि बिजनेस प्लान इतना इफेक्टिव नहीं है जिसकी वजह से बैंक इज रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ लोन। नंबर टू, नो पास्ट records। स्टार्टअप है, नया बिजनेस है, अभी स्टार्ट किया है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, प्रीवियस साल की कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं है।
तो यहाँ पे बैंक को ट्रस्ट अगेन नहीं आ रहा, बैंक कह रहा है कि क्या पता फेल हो जाए, अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, पिछले साल की कोई परफॉर्मेंस होती, प्रॉफिटेबिलिटी होती तो उसको देखते हुए हम लोन प्रोवाइड कर देते। तो इसकी वजह से भी शायद बैंक का लोन का जो क्राइटेरिया वो मीट ना हो। नंबर थ्री, लैक ऑफ कोलैटरल, ये भी हो सकता है। अब सर कोलैटरल क्या होता है? गिरवी। हम पढ़ते हैं ना सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर, मॉर्गेज के अंदर होता है कि हम कोलैटरल कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखवा देते हैं टू द बैंक, टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू गेट दैट ट्रस्ट। और होता क्या है कि हम कहते हैं कि अगर हम फेल हो गए ना रीपे करने में, तो यू हैव द कंप्लीट राइट ऑफ ओनरशिप। नहीं, वो इंडियन मूवीज़ के अंदर इमोशनल सीन दिखाते हैं कि वो मंगलसूत्र लेके चले जाता है, या फिर फॉर एग्जांपल इंडियन के अंदर वो दिखाते हैं माँ के गहने लेकर आ गए हैं, गिरवी रखवा दिए हैं। सही है, तो दैट इज़ अ केस। अब एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर, उसके पास तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है रखवाने के लिए गिरवी, तो यहाँ पे बैंक को ट्रस्ट नहीं आ रहा और वो उसके लोन को रिजेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से उनके पास लैक ऑफ फाइनेंस होता है, लैक ऑफ कैपिटल होता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम दैट इज़ फेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। अब इसके अंदर ये वाला जो एरिया ना हमारे पास, इनफेक्टिव बिजनेस प्लान वाला, ये इनफेक्टिव बिजनेस प्लान वाला ये भी हो सकता है कि ये अगर इन्वेस्टर के पास जाए और इन्वेस्टर को शायद ये प्लान अच्छा ना लगे, कि इन्वेस्टर्स आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ द बिजनेस प्लान, तो शायद इन्वेस्टर भी इन्हें फाइनेंस प्रोवाइड ना करें। बैंक तो दूर की बात है, इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे, इन्वेस्टर्स भी फाइनेंस शायद ना प्रोवाइड करें, एक मसला। नंबर टू हमारे पास, अमाउंट ऑफ कंपटीशन। नाउ सर व्हाट इज अमाउंट ऑफ कंपटीशन? अमाउंट ऑफ कंपटीशन, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, न्यूली बॉर्न बिजनेसेस हैं, अभी अभी मार्केट में ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ना कोई इतनी हैवी मार्केटिंग है, ना कुछ एज सच है। और जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं वो हैवी मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्लस दे आर द कॉस्ट लीडर एज वेल, दे आर अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो इतने ज़्यादा स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि वो अपनी प्राइसेस को लोअर डाउन भी कर देंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो शायद लॉस भी कर लें थोड़े टाइम के लिए, ताकि ये जो नए बिजनेसेस हैं ये वाइप्ड आउट हो जाए मार्केट से। तो हाउ दीज entrepreneurs आर गोइंग टू compete विद दीज लार्ज स्केल बिजनेसेस? उनकी कॉस्ट भी कम है, वो प्रमोशन भी कर रहे हैं, वो टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड भी हैं। सो हाउ दीज स्टार्टअप्स आर गोइंग टू compete विद दीज लार्ज स्केल बिजनेसेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल? ये भी एक मसला है। प्लस उनकी लॉयल्टी भी डेवलप्ड है, एवरी वन इज बाइंग द शूज़ फ्रॉम नाइकी, एडिडास, अंडर आर्मर। तो अगर आप एक स्पोर्ट शूज़ बनाते हो तो आपकी तो लॉयल्टी भी नहीं है, आप तो नए हो मार्केट में, और उनके जो कस्टमर है वो ऑलरेडी उनके साथ लॉयल है, दे हैव द रिलेशनशिप विद दोज कस्टमर्स। नंबर थ्री, लैक ऑफ कस्टमर बेस। यू आर न्यूली बॉर्न बिजनेस, यू आर अ स्टार्टअप, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा कस्टमर डेवलप करने में, कस्टमर बेस डेवलप करने में, ब्रांड इमेज डेवलप करने में। तो यू नीड टू सर्वाइव, यू नीड टू स्ट्रगल एट द इनिशियल स्टेजेस, क्योंकि आपके पास कस्टमर नहीं है, आपका कोई ब्रांड नेम और इमेज नहीं है, एवरी वन इज एक्चुअली एसोसिएटेड, और एवरी वन इज बाइंग फ्रॉम द ब्रांड्स एंड द बिजनेसेस जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, एंड दे हैव द ब्रांड नेम एंड इमेज इन द मार्केट। तो लैक ऑफ कस्टमर बेस के हाउ टू द कस्टमर बेस, हाउ टू गेट द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, अगेन एक इशू है। वो लॉयल भी है उनके साथ, और जब लैक ऑफ कस्टमर बेस होगा तो इसका मतलब आपके पास रेवेन्यू भी नहीं है, और जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि शायद आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ये भी एक मसला है। नंबर फोर, पोर डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन। पुअर डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन का मतलब क्या है कि जो अच्छी ऑप्टिमल लोकेशंस हैं, जहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स हैं, जहाँ पे सारी रिसोर्सेज और फैक्टर्स अवेलेबल हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, दे हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेंट टू पे। तो जो स्टार्टअप्स हैं, न्यूली बॉर्न बिजनेसेस हैं, वो अच्छी लोकेशन पे ऑपरेट नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लगता हूँ, लुई विटॉन इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैशन ब्रांड हमारे पास। लुई विटॉन सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है ऑन द लोकेशन ऑफ देयर स्टोर्स। यू वोंट बिलीव कि एलवी लुई विटॉन का हांगकांग का जो स्टोर है उसके एनुअल रेंट है $50 million।
दैट मीन्स कि वो यहाँ पे हमारे पास इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिव रेंट की पे कर रहा होता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द स्टोर इन द हांगकॉन्ग। इसी तरीके से हमने जितनी भी उसकी लोकेशंस और रिसर्च करी, तो हर लोकेशन की जो एनुअल रेंट है वो अराउंड 10 मिलियन से प्लस है। तो 10 मिलियन का मतलब हमारे पास क्या हो गया, 1 करोड़। 1 करोड़ डॉलर मल्टीप्लाई बाई 285। तो लोकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस सक्सेस। लेकिन एंटरप्रेन्योर अच्छी लोकेशन पे ऑपरेट नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ रेंट और मेंटेनेंस फेस करना पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेसेस फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पुअर लोकेशन। एंड वी नो कि बहुत सारे बिजनेसेस लोकेशन की वजह से फेल हो जाते हैं। नंबर 5, लैक ऑफ आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटी। अब ये जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, आइडियाज नहीं है उनके पास, न्यू क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, तो बिजनेस इज नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस। तो यहाँ पे एक बैरियर है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या अपॉर्चुनिटी हो, कहाँ से आइडियाज लेकर आए। अगर ये रिसर्च करने जाते हैं, प्राइमरी मार्केट रिसर्च, अब जरा पॉइंट को सुनिएगा। प्राइमरी मार्केट रिसर्च का मतलब है इंटरव्यू, सर्वेज, क्वेश्चनर्स, इसकी तरफ अगर जाते हैं तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, वो अगेन अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस तो प्राइमरी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बिजनेस नया है, यू नो हैव नो आइडिया, यू हैव नो एक्सपीरियंस। तो यू नीड टू डू द रिसर्च बाय योर सेल्फ। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसके साथ साथ आइडियाज़ भी चाहिए। अब आइडियाज़ के लिए क्या करें, एग्जीबिशंस, साइंस फेयर्स, आपने देखा है स्कूल कॉलेजेस के एग्जीबिशंस लगते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ कंपनीज़ के लोग भी आते हैं, विजिट करते हैं एग्जीबिशंस। व्हाई दे डू अटेंड दीज एग्जीबिशंस? ताकि वहाँ पे जो बच्चों ने या जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बनाई हो जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो, तो दे आर गोइंग टू बाय दैट पर्टिकुलर आइडिया और दे आर गोइंग टू वर्क विद देम, ताकि बिजनेस सक्सेस की तरफ वो नया प्रोडक्ट डेवलप हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपनी ही पैशन को, हॉबीज़ को भी कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमारे पास केस भी है। ए टू के अंदर हमारे पास एक केस स्टडी थी, पेपर 3 की, उसके अंदर था, केस का नाम था माउंटेन टूअर्स। उस केस के अंदर क्या था कि वो जो बंदा था हमारे पास, वो उसको हाइकिंग का और एडवेंचर का बहुत शौक था। तो उसने क्या करा, उस हाइकिंग को, एडवेंचर के पैशन को, हॉबी को ही बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, और इसने वहाँ पे टूरिस्ट कंपनी बना दी, टूरिज्म कंपनी बना दी। और वो लोगों को, ग्रुप्स को हाइकिंग के लिए और पहाड़ों पे माउंटेन्स के लिए, एडवेंचर्स के लिए लेके जाता था। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपनी हॉबीज़ को, पैशन को ही कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगेन लैक ऑफ आइडियाज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, एंड अगर बिजनेस इनोवेटिव नहीं होगा तो नाउ द बिजनेस इज गोइंग टू फेल। सो दीज आर सम ऑफ द बैरियर्स जो कि फेस किए जाते हैं। एक और बैरियर भी है जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ, दैट इज नो रिलेशनशिप विथ द सप्लायर, तो नो क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर। अब नो क्रेडिट का मतलब है नो उधार। आपका बिजनेस नया है, यू आर न्यू इन द मार्केट, यू हैव नो स्टेबिलिटी, नो वन नोज यू। तो सप्लायर आपको ढूंढना भी पड़ेगा, और अगर सप्लायर मिल गया तो वो आपको क्रेडिट ऑफर नहीं करेगा, बिकॉज यू आर न्यू। वाई द सप्लायर इज गोइंग टू ट्रस्ट? जैसे बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ऐसे सप्लायर भी आपके पास ट्रस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा मैं आपको क्रेडिट ऑफर नहीं कर सकता, आपको मुझसे रॉ मटेरियल सप्लाई चाहिए तो आप कैश लेकर आए। आई कैन नॉट प्रोवाइड यू द गुड्स ऑन द क्रेडिट बिकॉज यू आर नो, वी डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप। हाँ, फिर बिजनेस स्टार्ट होगा, चलेगा, ग्रो करेगा, तो नाउ यू कैन गेट द क्रेडिट, लेकिन अभी मैं आपको क्रेडिट नहीं दे सकता। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कैश चाहिए, और इसकी वजह से आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको सारी सप्लाईज और मटेरियल्स किस पे बाय करना होगा, कैश पे बाय करना होगा। तो अगेन नो रिलेशनशिप विद द सप्लाई इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय द न्यू entrepreneurs, because the suppliers do not offer the credit. So these are some of the barriers and the problems of entrepreneurship.